कभी रात के आसमान को देखकर मन में ये सवाल आया है कि ये सब कुछ, मतलब ये तारे, ये गैलेक्सीज और हम सब आखिर आए कहाँ से? आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम चलेंगे ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी में और देखेंगे कि कैसे स्टीफन हॉकिंग ने इस पूरी पहेली को समझने में हमारी मदद की। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। ये जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, मतलब सब कुछ जो हम देखते हैं, जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई कैसे? सोचिए, ये वो एक सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। इसका जवाब मिलता है बिग बैंग थियरी में। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे सबसे पहले दूर करना जरूरी है। बिग बैंग स्पेस में हुआ कोई धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद स्पेस का यानी अंतरिक्ष का ही बहुत तेजी से फैलना था। एक ऐसा विस्तार जिसने हर चीज को बनाया। अच्छा, तो अगर हर चीज फैल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम समय में पीछे की तरफ जाएं तो सब कुछ एक दूसरे के करीब आ रहा होगा, है ना? तो चलिए जरा समय की इस फिल्म को रिवाइंड करते हैं और चलते हैं ठीक उस शुरुआती पल में जहां सब कुछ बस एक ही पॉइंट पर सिमटा हुआ था। ये सोचना भी, मतलब दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। आज जो हम इतना बड़ा यूनिवर्स देखते हैं, अरबों गैलेक्सीज, खरबों तारे, ये सब का सब एक समय में एक एटम से भी छोटे से पॉइंट में बंद था। इसी हालत को साइंटिस्ट्स कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां गर्मी और डेंसिटी यानी घनत्व की कोई हद ही नहीं थी, सब कुछ इन्फिनिट था। और फिर जो हुआ वो पलक झपकने से भी लाखों करोड़ों गुना तेजी से हुआ। ब्रह्मांड के बस पहले कुछ पलों ने ही आने वाले अरबों सालों का पूरा खाका तैयार कर दिया था। जरा इस नंबर को देखिए, ये 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा है कि हम उसे सोच भी नहीं सकते। और बस इतने ही से समय में हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से कण से बढ़कर खरबों खरबों किलोमीटर्स तक फैल गया। इसी अविश्वसनीय विस्तार को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। समझ लीजिए, ये यूनिवर्स के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रोथ स्पर्ट था। आइए अब इस पूरी टाइमलाइन को एक एक करके समझते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ सिंगुलैरिटी से, फिर 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हुआ इन्फ्लेशन। इसके बस 3 मिनट बाद यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ और पहले एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और हीलियम बनने शुरू हो गए। फिर आया एक लंबा इंतजार, करीब 3,80,000 साल का। इसके बाद जाकर पहली बार लाइट यानी रोशनी इस ब्रह्मांड में फ्री होकर घूम सकी। और फिर आखिरकार लगभग 10 करोड़ साल बाद ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और इन एलिमेंट्स को खींचकर पहले तारे और गैलेक्सीज बनाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हमें ये सब पता कैसे चला? आखिर इसके सबूत क्या हैं? ये एक तरह की कॉस्मिक जासूसी की तरह है, जहां साइंटिस्ट्स यूनिवर्स में बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़कर कहानी बनाते हैं। तो साइंटिस्ट के हाथ 3 बड़े सुराग लगे हैं। पहला, ये सबूत कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जो इशारा करता है कि सब कुछ एक ही जगह से शुरू हुआ था। दूसरा, बिग बैंग की वो बची हुई गूंज जो आज भी पूरे कॉस्मोस में मौजूद है। और तीसरा, यूनिवर्स में मौजूद एलिमेंट्स का अनुपात, जो ठीक वैसा ही है जैसा थ्योरी बताती है। एडविन हबल के लॉ से ये बात साबित हुई कि जो गैलेक्सीज हमसे जितनी ज्यादा दूर हैं, वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हम टाइम को रिवाइंड करें तो इसका मतलब हुआ कि अतीत में ये सब एक दूसरे के बहुत बहुत करीब थीं, एक ही पॉइंट पर। और फिर आता है दूसरा सुराग, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसे ऐसे सोचिए कि ये बिग बैंग का बचा हुआ आफ्टरग्लो है, उसकी बची हुई गर्मी। ये बहुत हल्की सी गर्म चमक है जो पूरे यूनिवर्स में हर दिशा में फैली हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े धमाके के बाद भी देर तक गर्मी महसूस होती रहती है। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है स्टीफन हॉकिंग की, एक ऐसा जीनियस माइंड जिन्होंने यूनिवर्स की शुरुआत और ब्लैक होल्स के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हॉकिंग ने यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे और बड़े सवालों से टक्कर ली। उन्होंने मैथ्स का इस्तेमाल करके ये दिखाया कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई होगी। उन्होंने ब्लैक होल्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और तो और उन्होंने टाइम की शुरुआत के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज कर दिया। चलिए एक एक करके उनके इन कमाल के आइडियाज को समझते हैं। उनका सिंगुलैरिटी थ्योरम सच में एक गेम चेंजर था। देखिए, इससे पहले तक बिग बैंग एक अच्छा आइडिया तो था, लेकिन हॉकिंग ने आइंस्टाइन की थ्योरीज का इस्तेमाल करके मैथ से यह साबित कर दिया कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से होनी ही चाहिए। यह कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। इसी काम ने बिग बैंग को एक ठोस वैज्ञानिक थ्योरी बना दिया।
अब आते हैं ब्लैक होल्स पर। यहां तो हॉकिंग ने सब कुछ पलट कर ही रख दिया। पहले हम क्या सोचते थे कि ब्लैक होल्स एक ऐसी जेल है जहां से कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हॉकिंग ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। वो असल में धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं और अरबों खरबों सालों में गायब भी हो सकते हैं। और इसी चीज को आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब ये खोज इतनी बड़ी क्यों थी? क्योंकि इसने पहली बार फिजिक्स की दो सबसे बड़ी थ्योरीज, क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ा था। ये वो काम है जो आज तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हॉकिंग का सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला आइडिया था नो बाउंड्री प्रपोजल। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आप ग्लोब पर किसी भी दिशा में चलते जाएं, आपको कभी कोई किनारा या कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना? भले ही धरती का एरिया फाइनाइट है। तो हॉकिंग और हार्टल ने कहा कि क्या हो अगर टाइम भी ऐसा ही हो, मतलब उसकी कोई शार्प शुरुआत या बाउंड्री थी ही नहीं, वो बस स्मूथली शुरू हो गया। तो इस पूरी कॉस्मिक कहानी से हमें कौन सी खास बातें याद रखनी हैं? चलिए, सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर इसे एकदम सिंपल तरीके से देखें, बिग बैंग थ्योरी हमें कैसे का जवाब देती है, यानी एक बेहद गर्म डेंस पॉइंट से यूनिवर्स का विस्तार हुआ। सबूत हमें क्यों का जवाब देते हैं, हमें इस पर क्यों यकीन करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स फैल रहा है और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मौजूद है। और स्टीफन हॉकिंग का काम, वो इस कहानी को और भी गहराई देता है, सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल्स के रहस्यों पर से पर्दा उठाकर। तो चलिए इस सफर को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, एक बड़े सवाल के साथ। हॉकिंग के काम से हमें एक नई दिशा मिलती है सोचने के लिए। अगर यूनिवर्स की कोई एक तय शुरुआत नहीं थी, जैसा नो बाउंड्री प्रपोजल कहता है, तो क्या यह जरूरी है कि उसका कोई तय अंत भी हो? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।